सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग टॉपिक के। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। ये एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, साथ ही साथ अगर किसी को एक क्विक रिवीजन करनी है इस टॉपिक की तो उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। और वैसे मैंने इसके हर एक टॉपिक की वीडियोस अलग से बनाई हुई है। उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल में उसे अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए ये टॉप 10 क्वेश्चन शुरू करते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा आपके लाइक्स एंड कमेंट्स को देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम जानते हैं व्हाट इज प्लीडिंग। प्लीडिंग क्या है? पहला क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट आता है कि भाई प्लीडिंग क्या है। देखिए प्लीडिंग क्या होती है। प्लीडिंग्स आर स्टेटमेंट्स इन राइटिंग ड्रॉन अप एंड फाइल्ड बाय ईच पार्टी टू अ केस इन विच दे स्टेट देयर कंटेंशंस। मतलब प्लीडिंग सिंपली मैं आपको बताऊं, ये वो स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइटिंग में होनी चाहिए और ये हर एक पार्टी जो भी केस की पार्टी है वो अपने कंटेंशंस बताती है कोर्ट को कि भाई देखिए मेरा पक्ष ये है। अब वो पक्ष कैसे बताएगी? सबसे पहले जो एक पर्सन होगा जिसको केस फाइल करना है, सूट फाइल करना है, पहले वो कोर्ट को बताएगा कि देखिए जज साहब मेरे साथ ये गलत हुआ है। ठीक है, तो उसने जिस स्टेटमेंट को राइटिंग में बताया वो उसकी प्लीडिंग। फिर जिसके अगेंस्ट उसने बताया है वो भी कुछ जवाब देगा कि देखिए नहीं इसने जो बात कही है ये गलत है, मैं अपना पक्ष ऐसे रखता हूँ, मैं ये बातें बताता हूँ। तो उसने ओपोनेंट ने भी बता दी, तो ये दोनों की क्या हो गई? प्लीडिंग्स हो गई। तो प्लीडिंग सिंपली स्टेटमेंट इन राइटिंग होती है जो कि दोनों पार्टी अपने कंटेंशंस बताती हैं कोर्ट को और उसे फाइल करती है। ठीक है, ऑल सच डिटेल्स एज इज ओपोनेंट नीड्स टू नो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिज केस इन आंसर। सिंपली हम अगर कुछ बता रहे हैं तो उसी के बिहाफ पे ओपोनेंट अपना जो प्लीडिंग है वो तैयार करेगा और ओपोनेंट के क्वेश्चंस के जवाब में फिर प्लेंटिफ दोबारा से आंसर करेगा। तो प्लीडिंग आई होप आपको समझ में आ गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लीडिंग्स आर देयर इन सूट्स। अब प्लीडिंग कितने तरीके की होती है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वो प्लीडिंग है, वो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है जो कि प्लेंटिफ बताता है। ठीक है, प्लेंटिफ मतलब केस फाइल करने वाला, प्लेंट फाइल करने वाला प्लेंटिफ सेट्स आउट हिज कॉज ऑफ एक्शन। वो अपना कॉज ऑफ एक्शन बताएगा सारी नेसेसरी डिटेल्स के साथ कोर्ट को। ठीक है, अब ये कॉज ऑफ एक्शन क्या है ये आगे हम देखेंगे, अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आप सिर्फ इतना समझिए जिसमें जो प्लेंटिफ है वो अपना रीज़न बताता है केस फाइल करने का कि जज साहब मेरे साथ ये गलत हुआ है, मैंने इसीलिए केस फाइल किया है। उस डॉक्यूमेंट को, उस स्टेटमेंट ऑफ क्लेम को हम बोलते हैं प्लेंट। तो पहली प्लीडिंग हो गई प्लेंट। सेकंड होती है रिटर्न स्टेटमेंट। अब उसने तो अपना बता दिया पर जिसके अगेंस्ट बताया है वो भी तो कुछ आंसर करेगा ना कोर्ट में, अपना पक्ष रखेगा। तो जिस पे डिफेंडेंट अपना पक्ष रखता है उसे हम बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये 2 तरीके की प्लीडिंग्स होती है, प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग। कुछ फंडामेंटल रूल्स है, कुछ क्या 4 ही हैं बस। ठीक है, फंडामेंटल रूल्स मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक रूल्स ऑफ प्लीडिंग है जो कि हमेशा सेम रहते हैं। कौन कौन से हैं? पहला, जो भी प्लीडिंग होगी, प्लीडिंग मतलब चाहे प्लेंट हो चाहे रिटर्न स्टेटमेंट हो, मस्ट स्टेट द फैक्ट्स एंड नॉट द लॉ। आप उसमें सिर्फ फैक्ट्स बताओगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या गलत हुआ। आप लॉ नहीं बताओगे कि इस कानून में इसको ये सजा दे दो, ये वो कर दो, वो आपका काम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो जज साहब का काम है। तो आप प्लीडिंग में स्टेट द फैक्ट्स, दैट्स इट। सेकेंड इज द फैक्ट्स मस्ट बी मटीरियल फैक्ट्स ओनली। अब जो फैक्ट्स है ना आपके वो मटीरियल फैक्ट्स हों। मटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हों। आप बिल्कुल कहानी इधर उधर नहीं घुमाएंगे, मटेरियल फैक्ट्स पे बात करेंगे। सेकेंड, नाउ थर्ड इज द प्लीडिंग मस्ट हैव द फैक्ट्स एंड नॉट द एविडेंस बाय विच दे आर टू बी प्रूव्ड। आप फैक्ट्स बताओगे, केवल फैक्ट्स बताओगे और आप एविडेंस नहीं बताओगे। आपका काम एविडेंस का नहीं है। ठीक है ना, द प्लीडिंग मस्ट हैव द फैक्ट्स एंड नॉट द एविडेंस बाय विच दे आर टू बी प्रूव्ड। आपके फैक्ट्स कैसे प्रूव होने वाले हैं वो एविडेंस देना आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ अपनी कहानी रखना जज साहब के सामने, बाकी वो देखेंगे। फोर्थ इज मटीरियल फैक्ट्स मस्ट बी मेंशन्ड कंसाइजली बट विथ प्रेसिशन एंड सर्टेनिटी। आपके जो भी मटेरियल फैक्ट्स हो
वो कंसाइजली हो, लेकिन प्रेसिशन एंड सर्टेनिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मतलब एग्जैक्ट फैक्ट्स होने चाहिए और सही होने चाहिए और शॉर्ट में होने चाहिए। ये 4 इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक टर्म आती है फैक्ट्स प्रोबेंडा, या फिर हम इसे बोलते हैं फैक्टा प्रोबेंडा। ये क्या चीज़ है, तो समझते हैं इसे। ये द मटीरियल फैक्ट्स है ऑन विच द पार्टी प्लीडिंग रिलाइज फॉर हिज क्लेम और डिफेंस। मतलब ये वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसमें पार्टी की प्लीडिंग रिलाई करती है फॉर हिज क्लेम और डिफेंस। मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, उन्हें हम बोलते हैं फैक्टा प्रोबेंडा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एक डिफेमेशन का केस है। अब उसमें डिफेमेशन किस एग्जैक्ट स्टेटमेंट से हुई है, वो क्या हो जाएगा, फैक्टा प्रोबेंडा। वो क्या है, वो क्या चीज़ है, मटीरियल फैक्ट है। मटीरियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि जिसके बिहाफ पे हम केस करने को तैयार हो गए, वो ऐसी स्टेटमेंट, वो ऐसा कॉज ऑफ एक्शन, वही होता है हमारा फैक्टा प्रोबेंडा। कि भाई ऐसा आपके साथ क्या हो गया जो आपको इतना मजबूर कर दिया कि आपको कोर्ट में केस फाइल करना पड़ रहा है। तो वो कुछ ना कुछ एक बात तो होती है, वो जो एक बात है ना, वही फैक्टा प्रोबेंडा है। ठीक है, जो कि मटीरियल फैक्ट है। अब दूसरी टर्म होती है फैक्ट्स प्रोबेंशिया या फिर फैक्टा प्रोबेंशिया। ये क्या चीज़ है, देखो, द फैक्ट्स बाय विच मीन्स ऑफ विच मटीरियल फैक्ट्स आर प्रूव्ड। अब जो मटीरियल फैक्ट था ना, उसको हम किस चीज़ से प्रूव करेंगे, किस फैक्ट से प्रूव करेंगे, उसे हम बोलते हैं फैक्टा प्रोबेंशिया। मतलब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, उसको प्रूव करने के लिए जो भी स्टेटमेंट चाहिए वो होता है फैक्टा प्रोबेंशिया। ठीक है, डिफेमेशन को स्टेटमेंट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट, फैक्टा प्रोबेंडा। अब उसने वो स्टेटमेंट कब दी, कैसे दी और किस सिचुएशन में दी, वो भी जो भी मटेरियल फैक्ट्स है वो हो गए फैक्टा प्रोबेंशिया। आई होप क्लियर है इतना। नो पर्टिकुलर्स क्या चीज़ है, ये पर्टिकुलर्स टर्म आप कई बार देखेंगे। तो पर्टिकुलर्स क्या होता है, ये नेसेसरी डिटेल्स है मटेरियल फैक्ट स्टेटेड इन द प्लीडिंग्स। मतलब जब आप केस फाइल करेंगे, केस बनाएंगे, एक्चुअल में उसे लिखेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, तो आपको पर्टिकुलर्स डालने पड़ेंगे, मतलब नेसेसरी डिटेल्स। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट दोनों का नाम आता है, उनका रेजिडेंशियल ऑफ, सन ऑफ, उनका मोबाइल नंबर, उनका जो भी डिटेल है। ठीक है, ये जो भी बेसिक सारी चीज़ें हैं ना, ये सब पर्टिकुलर्स में आती है। ये नेसेसरी डिटेल्स होती हैं, ज़रूरी है। अगर आपने, मान लीजिए आप केस फाइल कर रहे हैं, आपको डिफेंडेंट का नाम ही नहीं पता, तो फिर वो भी एक मुश्किल की बात है। तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है। ठीक है, मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड भी कोई बातें हैं, तो वो भी जो भी चीज़ें हैं ना, वो क्या किस में आती है, पर्टिकुलर्स में आती है। नाउ 7th क्वेश्चन। अब एक सूट के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है। आपको मान लीजिए सूट करना है, किसी को सू करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये 5 चीज़ें आपको चाहिए। अब ये मैं एक एक करके आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मतलब एक्शन लेने का कारण। अगर हम इसकी ग्रामेटिकल मीनिंग देखें तो यही बनती है, और यही है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसने आपको मजबूर कर दिया एक्शन लेने पे, दूसरे के अगेंस्ट आपको मजबूर कर दिया है, वही आपका कॉज ऑफ एक्शन होता है। कि भाई ऐसा कौन सा कारण है आपको मजबूर कर दिया कि आप कोर्ट में आके केस फाइल करें, वो क्या चीज़ है, बता दो हमें। तो वही होती है कॉज ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले केस फाइल करने से पहले आपका हर एक केस के पीछे एक कॉज ऑफ एक्शन ज़रूर होता है। आप ये एग्री करेंगे इस बात से कि होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए। सेकंड, पार्टीज होनी चाहिए। आप कर रहे हैं तो एक आप हो गए पार्टी, और जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं तो सेकंड पार्टी वो हो गई। तीसरा, थर्ड पॉइंट इज जूरिसडिक्शन होनी चाहिए। मतलब एक उसकी जूरिसडिक्शन में आपको ये काम करना है। जैसे कि अगर आपका जो भी कॉज ऑफ एक्शन है वो दिल्ली में पड़ता है, तो आप कहीं और मध्य प्रदेश जाके आप अपने अप्लाई नहीं कर सकते कि मेरे साथ ये हुआ है या मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो एक जूरिसडिक्शन में रह के काम करना है। ठीक है, जो भी जूरिसडिक्शन डिफाइन होती है लॉ में, उसके तहत ही काम होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही एसेंशियल फैक्ट है। फोर्थ इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। सूट की एक कॉज ऑफ एक्शन हो गया, अब ये कहता है सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए सूट का। एसेंशियल्स ऑफ अ सूट है सब्जेक्ट मैटर, मतलब कि अब आपका जो भी वो घटना है जिसने आपको मजबूर किया केस के लिए, वो कैसे घटी और क्या क्या उससे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, जो भी सारे हैं, वो एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट वो भी होना चाहिए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट इज रिलीफ क्लेम। अब आप कोर्ट से क्या चाहते हैं। ठीक है, कोर्ट से आप कुछ चाहेंगे ना, तभी तो कोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा।
अगर आप कोर्ट से चाहेंगे कि जज साहब जैसी आपकी मर्जी वो कर दीजिए, तो जज साहब की मर्जी क्या, उन्हें तो केस डिस्पोज अगर करना होगा तो कहेंगे ठीक है अपने हिसाब से लिख देंगे। ऐसा नहीं होता, आपको एक्चुअल में मांगना पड़ेगा कि मुझे, मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आपके 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है आपको, तो आप मांगेंगे कि मुझे अपने 5 लाख रुपए चाहिए विद इतना % ऑफ इंटरेस्ट, जो भी है एग्जैक्ट आप ना देंगे, वो जज साहब की मर्जी की वो आपको फिर अब कितना प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन आपको ये मेंशन करना है कि आपको क्या रिलीफ चाहिए कोर्ट से। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें होनी चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन क्या कारण है, पार्टीज, जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या कहानी है पूरे सूट की, और रिलीफ क्लेम्स। ये 5 पॉइंट्स हैं जो एसेंशियल ऑफ अ सूट है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये कॉज ऑफ एक्शन क्या है, वैसे मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा दिया, फिर भी समझते हैं। देखिए ये क्या होता है, एक एसेंशियल फैक्ट्स का बंडल है, मतलब एक भी एसेंशियल फैक्ट हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, विच इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव बिफोर ही कैन सक्सीड इन द केस। अगर प्लेंटिफ को अपने केस में सक्सीड होना है, जीतना है, तो उसे ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, और वो जो ये बात है ना वही कॉज ऑफ एक्शन है। ठीक है ना, जैसे आपके साथ क्या गलत हुआ, अगर वही बात फेल हो गई कि आपके साथ तो वो गलत तो था ही नहीं, तो आपका केस तो गया। ठीक है, अगर आपने वो बात प्रूव कर दी, देखिए इसने मुझे ये स्टेटमेंट बोली, ये है डिफेमेशन, और ये स्टेटमेंट ऐसे डिफेमेशन कॉज करती है, तो अगर वो स्टेटमेंट सही है ना तो आपका केस आप जीत जाएंगे। अगर वो स्टेटमेंट डिफेमेशन कॉज ही नहीं करती तो आपका केस तो वैसे ही गया। तो ये क्या हो गया, कॉज ऑफ एक्शन, आपका एक्शन लेने का कारण, और वो अगर वैलिड है तो वो आपको जिता देगा, नहीं है तो केस हरा देगा। तो यही होता है कॉज ऑफ एक्शन। अब 2 तरीके की पार्टीज होती हैं केस में, नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी। इन दोनों को समझते हैं। नेसेसरी पार्टी, देखिए इट इज अ पार्टी वन इन हुज एब्सेंस नो ऑर्डर कैन बी मेड इफेक्टिवली। ये नेसेसरी पार्टी है, मतलब ये ज़रूरी पार्टी है, ये तो चाहिए ही चाहिए केस में। कैसे, मान लीजिए जिसने डिफेमेशन की स्टेटमेंट दी वो, और जिसकी अगेंस्ट दी वो। ठीक है, कि जिसने केस फाइल किया वो, जिसके अगेंस्ट किया वो, ये दोनों क्या हो गए, नेसेसरी पार्टीज हो गए। इन अगर ये नहीं है ना केस में तो ऑर्डर इफेक्टिवली पास हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा, किसी की बात ही नहीं सुनी है, तो इफेक्टिव ऑर्डर कैन नॉट बी पास्ड। ये होती है नेसेसरी पार्टीज। अब है प्रॉपर पार्टीज। अब प्रॉपर पार्टी मतलब कि जिसके ना रहने से उतना फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर कंप्लीटली एंड इफेक्टिवली वो जो केस है ना वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। समझे, पढ़ के देखते हैं। अ प्रॉपर पार्टी इज वन विदाउट हुज प्रेजेंस द क्वेश्चन इन द सूट cannot be completely and effectively adjudicated upon। completely solve नहीं हो पाएगी वो प्रॉब्लम, although केस तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन कंप्लीटली नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक जैसे आपने किसी के अगेंस्ट केस फाइल किया, ठीक है, तो आप दोनों हो गए नेसेसरी पार्टीज। अब पता चला कि उस कड़ी में आपके साथ फ्रॉड जो हुआ था उस कड़ी में और भी कई सारे लोग हैं। ठीक है, तो अगर वो एब्सेंट है, वो नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो रेमेडी मिल जाएगी। ठीक है, और जिसने फ्रॉड किया उसको भी सज़ा हो जाएगी, लेकिन उस केस का पूरी तरीके से निपटारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी कड़ियों के वो जो और भी है ना वो प्रॉपर पार्टीज़ में आ जाएंगे और आप दोनों नेसेसरी पार्टीज़ में आ जाओगे। तो ये होता है नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी। नाउ नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ प्लेंट। अब आप कोई प्लेंट बना रहे हैं, उसको आपको क्या ध्यान में रखते हुए बनाना है, ये 4 चीज़ें हैं, उसमें ये ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। पहला है द हेडिंग इन द टाइटल। देखिए टाइटल होगा, फिर हेडिंग होगी, मतलब आप लिखेंगे कि किस कोर्ट में आप फाइल कर रहे हैं, इन द जुडिकेचर ऑफ जो भी कोर्ट का नाम है, जज साहब का नाम है, और साथ ही साथ आप डालेंगे कि प्लेंटिफ का क्या नाम है, एड्रेस, रेजिडेंशियल ऑफ, सन ऑफ, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें। फिर वही सेम चीज़ें डिफेंडेंट की, ये सब चीज़ें आती है हेडिंग एंड टाइटल में, बेसिक चीज़ें। सेकंड में आप बताओगे बॉडी ऑफ द प्लेंट, कि आप क्यों आप ये केस फाइल कर रहे हैं, जो भी आपके साथ हुआ है वो सारा आप वहाँ से शुरू करेंगे। ये सारा का सारा जो भी आपका फाइल करने की वजह है केस, वो आएगी बॉडी में। थर्ड वन इज़ रिलीफ क्लेम्ड। अब आपको क्या चाहिए, क्या रेमेडी चाहिए, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे कोर्ट से इस रेमेडी की उम्मीद है। ठीक है, तो आप वो बताएंगे। एंड फोर्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिफिकेशन। जो भी आपने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है इसको आपको वेरीफाई करना होगा, और वेरीफाई कैसे होता है वो
ओथ में होता है वेरीफाई, मतलब आप शपथ लेते हैं कि जो भी ऊपर कही गई बातें हैं वो सब सच है और आपने अपने पूरे होशो हवास में ये बातें कही हैं, क्योंकि अगर वो बातें गलत हुई तो आपके अगेंस्ट केस चला जाएगा और आपको भी जेल हो सकती है। तो इसलिए जो भी ऊपर बातें हैं उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसलिए ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेंट के लिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा और क्वेश्चंस बताऊँगा, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए ऐसी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।